गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम के हिसाब से आप वीडियो देख रहे हो। तो लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइजेशन सीखा था। अब हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारे लॉज क्या क्या है। ठीक है, तो आपको कुछ एक लॉज है जो अच्छे से याद रखने हैं और जो आपको हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहला लॉ हमारा क्या है, ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारा बेस और ये है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर मेरे पास 3 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 3 है, कहने का मतलब है कि अगर मेरे बेस दोनों सेम है और ऑपरेशन प्रोडक्ट का है, दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट का है, तो जो मेरी पावर्स हैं वो दोनों ऐड अप हो जाती हैं और आंसर आ जाता है ये। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, सेकंड लॉ कहता है कि इफ ए रेज टू द पावर n, ये ब्रैकेट में है और इस पूरे की पावर n कोई नंबर है, तो उस केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 3 की यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं। लेट मी रीराइट इट अगेन। 3 स्क्वायर ले लिया और बाहर मैंने सपोज 5 ले लिया। 5 भी पावर में है, 2 भी पावर में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 10। सेकेंड लॉ समझ आया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है डिवीजन का लॉ। ये लिंक्ड है आपके इस लॉ से। a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n है। तो क्या करेंगे हम, जब ये प्रोडक्ट में होंगे या डॉट लगाए आप क्रॉस साइन लगा लो, जब भी दो एक्सपोनेंट्स आपके प्रोडक्ट में होंगे तो फिर हमारी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। जब वो डिवीजन में होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको याद रखना है न्यूमरेटर की पावर पहले लिखनी है और डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी पावर बाद में लिखनी है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, और इसको हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, इट आई गेट 3 रेज टू द पावर 2। ओके, फिर हमारा फोर्थ लॉ है कि अब मेरे पास एक एक्सपोनेंट है ए रेज टू द पावर m और दूसरा एक्सपोनेंट है बी रेज टू द पावर m। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो बेस है ये दोनों डिफरेंट हैं, पर जो पावर्स हैं ये दोनों सेम है। ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। और फर्स्ट केस में क्या था, बेस सेम थे, पावर डिफरेंट। अभी तक जितने हमने तीनों लॉज किए थे, इन तीनों लॉज में तो हमारे बेस सेम थे, पावर डिफरेंट हो रही थी। अब यहाँ हमें क्या करना है, ए की पावर भी m है, बी की भी पावर m है, तो दोनों ही बेसिस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर है वो कॉमन पावर बन जाएगी यहाँ। और इसको अगर हम समझेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, पावर सेम करनी है हमें। तो चलो 3 नहीं लेते हम, 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो जो दोनों एक्सपोनेंट है 2 एंड 5, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे और पावर कॉमन आ जाएगी हमारी।
ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये समझ में आ गए तो फिर हम क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ लॉ। जो फिफ्थ लॉ है वो काइंड ऑफ ऐसे है, अगर कोई भी पावर इस फॉर्म में है, कोई भी एक्सपोनेंट ऐसा है 1/a⁴n, डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में 1 है, तो इस डिनोमिनेटर वाले नंबर को अगर मुझे विदाउट न्यूमरेटर लिखना है या ऊपर लेके आना है, तो मैं हमेशा इसको नेगेटिव में लेके आऊंगी। ठीक है, a⁻⁻n। देखो अब इस वाले को हम अगर यहाँ पे कनेक्ट करें, इस नॉलेज को इधर, यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही किया था ना, जो डिनोमिनेटर में a⁻n था, जब हम उसको न्यूमरेटर में लिखा तो ये -n हो गया। न्यूमरेटर वाला सेम रहा, a⁻m एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर वाला बेस कॉमन थी तो हमने कंबाइंड करके लिख लिया। और ये नेगेटिव में क्या, जब भी डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा पावर तो नेगेटिव में आ जाएगी। तो अगर 1/5 है तो मैं इसको लिखूंगी 5⁻1, -1। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट आता है, जिसके जो नेक्स्ट लास्ट लॉ है, वो लॉ नहीं है, एक तरह से एक रूल ही है एक्सपोनेंट का, तो हम उसको ऐसे यूज करते हैं, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर लिखूंगी तो 5⁻0 is 1, 100⁻0 again it is 1, 5 2 4 3 4 समथिंग, एंड ये एक बड़ा सा बेस ले लिया, इसकी भी पावर 0 लिखी अगर हमने, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब हम इस एक्सपोनेंट के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। इसके साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये भी लॉ नहीं है, अगर अगर √5 है आपके पास, तो हम इसको पावर में कैसे लिखेंगे, 5⁻½ क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर मेरे पास क्यूब रूट होता, क्यूब रूट आपने 8th क्लास में किए हैं, तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, 5⁻⁻⁴। ऐसे ही अगर फोर्थ रूट है 5⁻⁴। आई होप इट इज क्लियर। स्क्वायर रूट में यहाँ हमें 2 लिखना जरूरी नहीं होता, वो 2 इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये कुछ नहीं लिखा है तो पावर हाफ है। अदरवाइज इस रूट सिंबल के अंदर जो भी नंबर लिखा है वो रेसिप्रोकल में यहाँ 1/that नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमें कुछ कुछ समझ में आएगा कि करना क्या है इन क्वेश्चंस में। चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, एग्जांपल्स लिख लें इनका नाम। ओके, अब मेरे पास एक नंबर है 1/2⁻7 और इसकी पावर मैंने कहा 3। अब आंसर क्या आएगा हमारा, बताओ। 1/2⁻7 है, तो 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, अगर मैं डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाऊंगी तो हमने अभी एक लॉ किया था, कौन सा रूल लगाया मैंने, ये फिफ्थ रूल, राइट।
ये फिफ्थ रूल लगा के मेरा 2⁻⁻7 बन गया, और ये क्यूब है, इसको एज इट इज रखा। ठीक है, मैं रूल को यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ अलग नंबर से। यहाँ मैंने लगाया रूल 5। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, तो अब मैं देखूं जरा रूल कौन सा लगेगा। देखो, ये ब्रैकेट वाला आएगा रूल 2, समथिंग a⁻m ब्रैकेट में n, तो m इंटू n हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए, तो हमें क्या करना होगा, 2⁻, ओ, अभी हम अपना ग्रीन कलर ही लेते हैं, 2⁻⁻21, और ये रूल कौन सा लगा हमारा, रूल 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आप समझ गए ना इसको कैसे करना है। तो अब एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का। सपोज आपको दिया है क्वेश्चन, फाइंड, फाइंड कहा है या सिंप्लीफाई कहा है या सॉल्व कहा है। फाइंड लिखा है 64 ½ अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 64 है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, अगर मैं सिंपलेस्ट लगाऊं तो 8 इंटू 8 इज 64, राइट। 8 इंटू 8 को कैन आई राइट 8 स्क्वायर, हाफ ऐसे ही बाहर लगाया। अब यही रूल्स हम दोबारा लगा रहे हैं यहाँ पे, जो रूल 2 हमने लगाया इधर। एक मिनट, मैंने एक गलती की, यहाँ हम रूल 5 लिखते हैं, यहाँ पे रूल 5 लग रहा है और यहाँ पे रूल 2 लग रहा है। अब आपको शायद ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, रूल 2 लगा के यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब सेम ये वाली, यही सेम सिचुएशन है रूल 2 वाली। तो 8 हमने लिखा यहाँ, 2 इंटू हाफ लिखा, तो आपका जो ब्रैकेट ये फैक्टर्स में आपने सीखा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया और यू गेट 8, राइट। अब इसी ही क्वेश्चन को अगर मैं एक और तरीके से सॉल्व करूं, तो 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, 2, 2 4 जा 8, 2, 2, 2। ठीक है, 8 इंटू 8 हो गया ये, और इसकी पावर मैंने हाफ लगा दी। ये है हमारा मेथड 2, राइट। इसको 8 को हम इधर लिख देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे हम मेथड 2 लिख देते हैं। चलो, मेथड 2। अब मैंने 64 को 8 में नहीं ब्रेक किया, किसी दूसरे बच्चे के दिमाग में आया कि मेरे को 2 के फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है, तो क्या आंसर पे इम्पैक्ट आएगा। 2 में करेंगे तो कितनी पावर्स होगी, 6, 2⁻6, और पूरे की पावर हाफ। नाउ आई डू इट, 2 इंटू 6 इंटू हाफ मैंने किया, तो 2 3 सा 6 हो गया, और ये क्या आया मेरे पास, 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। लेट्स से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट कलर का पेन भी ले लिया। ठीक है, अब लेट मी स्क्रॉल इट। बताओ क्या, कौन सा क्वेश्चन, जल्दी से गेस करो, जो आप बोलोगे वही क्वेश्चन ले लेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, 9⁻³ अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 है जो, आपको पता है 9 के फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 9 हो गया मेरा, 3 इंटू 3 इज 9,
तो मैंने इसको 3 इंटू 3 9 को ब्रैकेट में कर लिया और एक्सपोनेंट को एज इट इज बाहर लगा दिया। अब जो 3 इंटू 3 था, क्या मैं इसको 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ? और इसको मैंने एक्सपोनेंट को एज इट इज रखा। अब मेरा लॉ क्या कहता है कि अगर एक बेस के साथ एक्सपोनेंट है और वो ब्रैकेट में और एक और एक्सपोनेंट बाहर है, तो मुझे क्या करना है, दोनों ही एक्सपोनेंट को प्रोडक्ट में लगा देना है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर हमें लॉज याद है तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये बन गया मेरा 3 क्यूब, 2 से 2 कट गया, 3 रहा न्यूमरेटर में, तो 3 क्यूब बन गया। 3 क्यूब का बन गया क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। क्लियर? चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, कौन सा लग रहा है डिफिकल्ट? एक और लेते हैं 125। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपकी एनसीईआरटी से ले रही हूँ पहले, ठीक है? आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखो और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे क्या है, पावर, नेगेटिव पावर है। अब जब भी पावर नेगेटिव है और मेरे को उसको पॉजिटिव में बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? चलो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 होता है, ठीक है? और ऊपर का एक्सपोनेंट हम एज इट इज लगाते हैं और इसको हमने लिखा 5 क्यूब, क्योंकि 3 बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 क्यूब हो गया, एक्सपोनेंट एज इट इज। अब यही सेम स्टेप यहाँ आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इनको प्रोडक्ट करना है, नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होना कि सब्ट्रैक्शन मत करने लग जाना। ये लॉ कहता है कि जो अंदर का एक्सपोनेंट है और बाहर का एक्सपोनेंट है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -1/3, ठीक है? 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या आया, 5 रेज टू द पावर -1। तो आ गया हमारा ये फिफ्थ वाला रूल कि अगर पावर है नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल में लिख देंगे, ठीक है? पावर नेगेटिव में है तो बेस हो जाएगा रेसिप्रोकल। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी को देख के दिमाग में आया, अगर मेरे पास 1/5 रेज टू द पावर -1 होता तो मैं क्या करती इसको? अब इस नेगेटिव पावर को मैं ऊपर लेके आ रही हूं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, जब भी पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव साइन आएगा, पर इस पावर पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो क्या बन जाएगा, ये साइन है जो मैंने इसको ऊपर लाके बनाया और ये साइन है जो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो पावर बन जाएगी मेरी +1 और आई कैन राइट 5, ठीक है? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ले लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ हमें। 11 रेज टू द पावर हाफ अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। हमारा बेस है 11, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और तो हम क्या करेंगे, और दोनों ही नंबर्स डिवीजन में है, तो बेस को एक बार रखेंगे और पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, एलसीएम क्या है आपका 4, 2 -1, 11 1/4। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। जो भी आपको क्वेरी आती है एक्सपोनेंट में, आप मुझे बताइए। ये एक्सपोनेंट का बेसिक्स है, आप अगर इसके लॉज अच्छे से याद रखेंगे, आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।